वेलकम टू डिजिटल डेप्थ डीप डाइव विद दीप राज कुशवाहा। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सैंतन मंडल, जो आईशर भोपाल में बीएसएमएस फिजिक्स कर रहे हैं और एक्टिवली रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल रिसर्च इंटर्नशिप की, इंक्लूडिंग वर्क रिलेटेड टू आईबीएम क्वांटम और आईएसआई कोलकाता के साथ, जहां इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे एडवांस डोमेन्स में काम किया है। इस पार्ट में हम बात करेंगे आईसर क्या होता है और कैसे ज्वाइन करें, क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए करियर क्लैरिटी क्या है, रिसर्च क्या होता है और कैसे स्टार्ट करें, और सैंतन के पर्सनल जर्नी स्कूल से लेकर रिसर्च तक। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो या फ्यूचर में रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद शैंतन। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताइए। आई एम ऑल्सो फाइन सर। सर, वेलकम है सर आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बारे में। Okay, so I am Shayantan Mandal and I'm from IISER Bhopal. I'm currently doing my fifth year in BSMS Physics, and my thesis is about biophysics and soft matter. ओके। So, and in my long-term goal, I want to do a PhD. So, yeah. स्कूल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। सर, आपने आर्मी पब्लिक स्कूल से Mm. आयशर भोपाल तक का जर्नी कैसे कैसे सफर कैसे किया? यहाँ पे आपने कोई आयसर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना पड़ता है आयसर में एंट्री के लिए? Mm. So basically, क्या होता है? So basically, since I'm from Army Public School, there is a lot of like a lot of kind of people who are going to ICERs, IITs. So every year there are people who go from there because there's a lot of motivation that is given there about research, about not just about engineering and medical, but about research also. So I had this senior जो कि ICER मोहाली में थे, and I got inspired या from him. He used to do mathematics at IISER Mohali, and now he's based in Georgia University of Technology. So I got inspired from him, and मैं जब जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था आकाश इंस्टीट्यूट से, so side by side I was also preparing for IISER aptitude test. So ओके पहले क्या होता था कि आइसर में एडमिशन के लिए 3 पाथ्स होते थे: आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेई एडवांस्ड और केवीपीवाई। तो अभी तो ओके केवीपीवाई बंद हो गया है एंड जेई एडवांस से भी एडमिशन नहीं होता है। प्रेजेंटली आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट ही एक वे है जिससे आप आइसर में आ सकते हो। तो यस। मैंने जेई एडवांस्ड और आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों ही दिया था। तो मेरा जो एडमिशन हुआ आइसर भोपाल में वो जेई एडवांस्ड के थ्रू हुआ। ओके हम्म। सर, एक आईआईटी भी एग्जाम होता है क्या? आईआईटी। हाँ, आईआईटी है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी को उसका फुल ओके फॉर्म है आईआईटी का, आइसर ओके एप्टीट्यूड टेस्ट। तो प्रेजेंटली वही एग्जाम होता है जिससे आप आइसर में आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि अभी का जो ओवरव्यू है मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, बट स्ट्रक्चर सेम ही होगा कि 15 क्वेश्चन होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, चारों ओके सेक्शंस में। और फिर आपका स्कोर के बेस्ड पे आपको अलग अलग आइसर्स में एडमिशन मिलता है। तो ओके बीएसएमएस के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, बीएस डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, सबके लिए अलग अलग रैंकिंग और क्राइटेरियाज होते हैं। हम्म। ओके सर, आईआईटी और एनआईटी के बारे में लोग काफी हम्म। जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, हाँ। जनरली स्कूलों में भी बच्चे जानते हम्म। हैं, बट आईसर के बारे में इतना अवेयर नहीं होते। क्या वजह होती है सर ऐसा? आईसर के बारे में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं तो होती? जो आईआईटी और एनआईटी है, लाइक कमर्शियली बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, बिकॉज आईआईटी और एनआईटी अगर आप जा रहे हो, अगर कोई बच्चा जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत अच्छा पैकेज लेकर आएगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट उसको यस मिलेगा। सर। तो पेरेंट्स का वो रहता है दिमाग में कि अगर मेरा बच्चा आईआईटी जा रहा है, एनआईटी जा रहा है, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होने वाली है, पैकेज काफ़ी अच्छी होने वाली है। और आईआईटी काफ़ी पुराने भी हैं। सबसे पुराना आईआईटी जो है हाँ, तो उनका एक 1962 में बना है, लिगेसी है। 1950s में। हाँ, तो उनकी एक लेगेसी है, जबकि आइसर्स थोड़े न्यू हैं। मतलब अभी के हिसाब से इतने न्यू नहीं है, बट न्यू है, लाइक 2007 2008 में बने हैं। तो यस। बाहर के
यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में इंजीनियरिंग, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ रिसर्च को भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तभी यस। उनके जो कंट्रीज है साइंस में इतना ग्रो कर रहे हैं। तो इसी इनिशिएटिव को लेके आईसीएस को बनाया गया था कि ताकि, बिकॉज हमारे पास आईआईएससी ऑलरेडी था, 1920 से आईआईएससी है यस सर। हमारे पास, बट एक ही आईआईएससी बैंगलोर। यूनिवर्सिटी जो है, वही। तो आईआईएससी बैंगलोर जो है, एक ही यूनिवर्सिटी सारे बच्चों के लिए केटर नहीं कर सकता है। तो उसी को यस। दिमाग में रख के आईसीएस को बनाया गया था। 7 आइसर्स जो बनाए गए थे अभी, आइसर भोपाल, पुणे, कोलकाता और मोहाली वगैरह में। तो इसीलिए और आइसर्स का मेन एम हमेशा से यही रहा है कि बच्चों को रिसर्च में ग्रो करने के लिए। तो 5 उनका जो हमारा जो स्ट्रक्चर भी होता है पढ़ाई का, 5 साल जो हम बीएसएमएस करते हैं, वो बाहर के कंट्रीज को देख के बनाया गया है। ओके, मतलब वहां से इंस्पायर होते नॉर्म हैं। या इंस्पायर्ड हो गए। क्योंकि आप देखोगे कि तो हमारे जो कोर्सेज है बहुत हाई क्लास होते हैं, जो सिलेबस होता है वो यस। पूरा यूएस के कॉलेजेस, यूरोप के कॉलेजेस से मैच होता है। यस। नॉर्मल बंदा जो बीएससी एमएससी कर रहा है उससे काफी डिफरेंट होता है। हमारी डिग्री का ओके। नाम भी बीएसएमएस है, चार यस। साल यस। बीएस, 1 साल एमएस। तो यस। यूएस एंड कनाडा भी बीएसएमएस वाला ही फॉलो करता है, और काफी यूरोपियन कंट्रीज भी बीएसएमएस ही फॉलो करते हैं। तो यस। अगर आप एक नॉर्मल, अगर कोई बीएससी एमएससी कर रहे हो, उससे काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है बीएसएमएस। बिकॉज आप 4 साल पहले बैचलर्स करते हो, फिर इंटीग्रेटेड 1 साल मास्टर्स करते हो। तो जो कोर्सेज भी बनाए जाते हैं काफी इस ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि आप काफी सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करो, उसके बाद अपना खुद का फील्ड चुनो। काफी वेरियस लैब्स होते हैं, काफी अलग अलग टाइप डाइवर्सिटी के काफी सारी कोर्सेज होती होते है। हैं। या काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और काफी ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी भी है। जैसे मैं खुद यस। फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, बट मेरा काम जो है बायोफिजिक्स में है। काफी ज्यादा बायोलॉजी भी यूज करते हैं, फिजिक्स भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। नॉर्मल बीएससी एमएससी कॉलेजेस में क्या होता है कि आप एक ही डिग्री होती है, लाइक अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स लाइक बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन फिजिक्स। यस। बट यहाँ पे आप, या बट आईसीएस में क्या होता है, पहले 2 साल एक्सप्लोर करते हो सारे सब्जेक्ट्स। चाहे आपने 11th 12th में बायो पढ़ा हो या मैथ्स पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप आईसीएस में आते हो आप सब कुछ पढ़ते हो। चाहे ओके। आप, जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने बायो नहीं ली थी 11th 12th में, बट मैंने इधर आके फर्स्ट ईयर में बायो पढ़ी, सेकेंड ईयर में भी थोड़े बायो के कोर्सेज किए। तो यहाँ ओके। पे एक नए तरीके से आप हर चीज़ को देखते हो, हर चीज़ को पढ़ते हो। काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी कुछ होते हैं, लाइक इवेंट्स बहुत सारे होते हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, कॉन्फ्रेंसेस, इंटर्नशिप्स। तो उसी को ध्यान में रख के आईसीएस को बनाया गया था। तो पेरेंट्स का कभी कभी ये एक हो जाता है कि बिकॉज आईसीएस काफ़ी अच्छे हैं, बट जो जर्नी है काफ़ी लंबी है। पहले यस आपको सर। 5 साल बीएसएमएस करना है, इन्वेस्ट करने हैं उसके वहां पे। बाद या फिर आपको काफी रिसर्च इन्वेस्ट पे करना है। करियर चूज करना पड़ेगा। वही काफी टफ भी होता है एक नॉर्मल बीटेक से, बिकॉज एक बीटेक में आपको कोर्सेज करने होते हैं, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट, फिर प्लेसमेंट हाँ, के लिए वहाँ आप पे थोड़ी बैठ जाओ। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, बट बीएसएमएस में क्या होता है कि आपको खुद से बहुत कुछ करना है। खुद से आपको 4th ईयर में आने के बाद आपको खुद के कोर्सेज चूज करने होते हैं। मतलब क्योंकि जैसे मैं फिजिक्स में हूँ तो 4th ईयर में हमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चूज करने होते हैं, तो वो भी ओके। आपको ध्यान में रखना है कि कौन से फील्ड में आपको कौन से कोर्सेज लेने हैं। 5th ईयर में फिर आपका जो थीसिस होता है, आपको खुद का प्रोफेसर चुनना पड़ता है, खुद का फील्ड, खुद का प्रोजेक्ट, काफी खुद से काफी इन्वेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद ओके। फिर आप पीएचडीज के लिए अप्लाई करते हो, जो कि जिस फेज में अभी मैं हूँ, तो पीएचडीज के लिए अप्लाई करते हो, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हर जगह आपको अप्लाई करना है, ये करना है, फिर उसके बाद आपको पीएचडी मिल जाती है। पीएचडी फिर 3 4, अकॉर्डिंग टू कंट्री जितने साल का है, यूरोप में 3 साल होता है, यूएस में 6 साल, 5 6 साल चलता है इंडिया की तरह ही। ओके। तो फिर वो एक लॉन्ग जर्नी पीएचडी की, उसके बाद फिर आपको पोस्ट डॉक भी करना होता है पीएचडी के बाद। तो जर्नी थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए कभी कभी पेरेंट्स क्या होते हैं, डर जाते हैं कि नहीं, मतलब बच्चों को सेटल होने में टाइम लगेगा। बट यस सर। द थिंग इज कि सेटलमेंट लाइज इन दिस प्रोसेस ओनली। मतलब एज अ साइंस पर्सन, एज एन अकेडमिया का पर्सन, यू आर नेवर सेटल्ड। हमेशा आपको यहाँ से वहाँ मूव करना ही है, एंड दैट यस। इज द ब्यूटी ऑफ इट। बिकॉज यू गो टू न्यू प्लेसेस, यू लर्न मोर थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू यू लर्न, थिंग्स। या यू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू लर्न मोर एंड मोर इन योर फील्ड, जैसे जैसे ट्रेंडिंग होता यस। है, जैसे इमर्जिंग होता है। एंड यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब हर चीज में आपका डेवलपमेंट भी होता है। जबकि आप, नॉट डिमोटिवेटिंग ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स एक बीटेक करने के बाद आप फिर कॉर्पोरेट लाइफ में थोड़ा काइंड ऑफ फंस जाते हो, जैसे हाँ। कॉर्पोरेट मजदूर जैसे कहते हैं। तो मतलब कभी कभी वो होता है। तो आई गेस
पेरेंट्स को थोड़ा वो समझना चाहिए कि उनके बच्चे को एक्चुअली क्या करना है। उनको बच्चों को टाइम देना चाहिए ओके। जब वो स्कूल टाइम में होते हैं, कि उनको खुद क्या करना है, बीटेक करना है या साइंस वाले फील्ड में जाना है। हाँ, तो वही। उनका इंटरेस्ट जानना चाहिए। हाँ, उनका इंटरेस्ट जाना चाहिए। जैसे मैंने ज्वाइन किया था 11th 12th में, आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जेई का पढ़ने ओके। के लिए। बट पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब समझ आया कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग वाले फील्ड में नहीं जाना है, मुझे इसी में करना है, साइंस में ही कुछ करना है, फिजिक्स में या मैथ्स में कुछ करना है। तो कोचिंग ऑलवेज वर्क्स बिकॉज सिलेबस तो सेम ही होता है ज़्यादातर सारे एग्जाम्स यस। का। तो वही, तो आप कहीं पे भी जाओ, आपको मतलब अपने रिसोर्सेज का फायदा उठाना थोड़ा आना चाहिए। सर जैसे इंडिया में एवरी ईयर्स एक डेटा के अकॉर्डिंग कि 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स होते हैं, हम्म। ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन रिसर्च फील्ड में स्टूडेंट्स का परसेंटेज काफी कम है। क्या वजह है सर कि रिसर्च को प्रेफर नहीं करते? तो रिसर्च फील्ड, द थिंग इज कि हाँ वही है कि लाइक इंजीनियरिंग ज्यादा लोग करते हैं, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में ज्यादा लोग जाते हैं यस सर। इसी पेरेंट्स के इस माइंडसेट की वजह से। बट कभी कभी आपके आसपास के माइंडसेट की वजह से भी। तो मेरा एक ये था कि लाइक स्कूल के टाइम पे एक मेमोरी है कि लाइक हम आकाश में थे, तो मेरे दोस्तों ने सब बात कर रहे थे, मुझे तो इस आईआईटी में जाना है, इस एनआईटी में जाना है ना। तो आई वाज लाइक मुझे तो एक आइसर में जाना है। तो आधों को पता भी नहीं था कि उनका आइसर का मतलब क्या है। एंड आधे वर लाइक आइसर में तुम कैसे जाओगे, टफ एडमिशन होता है काफी, उसके बाद तुम्हें लाइफ काफी टफ होती है। तो वही थिंग है। और आई गेस स्टार्ट्स थोड़े कभी कभी गड़बड़ भी होते हैं बिकॉज ज्यादातर लोग इंडिया वापस ही नहीं आते हैं, पीएचडी यस सर। करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो बहुत सारे अब्रॉड में लोग सेटल बाहर हो ही जाते सेटल हो हैं। जाते हैं। हाँ, अब्रॉड में ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे स्कोप थोड़ा कम है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। ओके। एंड आई वुड से थोड़ा पैसों का भी प्रॉब्लम होता है। आई मीन जब आप रिसर्च कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपका खुद का पैशन नहीं है, बट पैसे भी यस। इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखोगे कि पीएचडीज में, यहाँ पे पीएचडीज पोस्ट डॉक में जो स्टाइपेंड मिलती है महीने में काफी कम होती है। काफी कम होती आईआईटीज है। आईसर्स हर जगह थर्टी यस। सेवन थाउजेंड होती है, अकॉर्डिंग टू जेआरएफ एंड ऑल। यस। यस। एंड जब आप पोस्ट डॉक करने जाते हो तब भी कम ही होता है, लाइक इतना ज्यादा 80,000 90,000 होता है। बट आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइबल, लाइक आफ्टर डूइंग 6 years 7 years ऑफ पीएचडी आपको उतना ही मिल रहा है। तो सर जो जस्टिफाई नहीं पोस्ट होता डॉक में इतना आपको ज्यादा। सर जो पोस्ट डॉक में आपको हम्म। मिलता है वो इंडियन गवर्नमेंट पे करती है? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ही पे करेगी। अगर आप आईआईटी आईसर्स या बाकी जो सीएफटीआईज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड ओके। इंस्टीट्यूट्स में आप कर रहे हो, तो वहां से कर रहे हो तो गवर्नमेंट से ही आती है। मे बी कुछ कुछ ओके। जगहों में ऐसा होता है कि प्रॉफ की खुद की फंडिंग होती है लैब की, उससे आता है पैसा। तो वही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बाहर पीएचडी करना, बिकॉज वहाँ पे द वे ऑफ लिविंग इज बेटर देन इंडिया। काफी अच्छा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, काफी कुछ आप मतलब कर सकते हो एंड ऑल। बट यहाँ पे आपको इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने के बाद, ये देने के बाद जो स्टाइपेंड मिलती है वो थोड़ी सी मतलब लेस होती है। इतनी वो नहीं होती, कम कम होती है। जैसे एक अच्छा बहुत इनिशिएटिव है ट्रिपल आईटी दिल्ली का। ट्रिपल यस। आईटी दिल्ली में 60,000 आपको मिलता है पर मंथ ओके। स्टाइपेंड, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। ओके। तो आई थिंक दैट इज अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट पीपल, कि आप इंडिया में भी रह सकते हो एंड आपको अच्छी स्टाइपेंड भी मिलेगी। तो आई गेस वो करना चाहिए, बट उसमें भी बहुत टाइम लगेगा थोड़ा, फंडिंग के इश्यूज एंड ऑल की वजह से। एंड पीएमआरएफ हमारा एक होता है जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, उससे आपको 90,000 या 80,000 70,000 समथिंग पर मंथ मिलता है। बट वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है फिर, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ मतलब कर एज अ मतलब जब वो आपको तभी मिलता है जब आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो पीएचडी में, और आपको कुछ सीपीआई क्राइटेरिया वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं। तो थोड़ा उसमें भी फिर इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो आई गेस एक ओके। वही प्रॉब्लम है, मनी वाला फैक्टर आ जाता है, स्टाइपेंड वाला फैक्टर, जिसकी यस। वजह से स्टार्ट्स काफ़ी लो हो जाते हैं। एंड फिर लोग प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट में जाने का एंड बाकी सब करने का, क्योंकि उसमें एटलीस्ट जॉब स्टेबिलिटी जितनी भी हो, बट आपको एटलीस्ट अच्छे पैसे मिल रहे हैं। यस। वही। आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। हाँ वही, एटलीस्ट आप मतलब हाँ, कॉर्पोरेट में यही प्रॉब्लम होता है जॉब स्टेबिलिटी वाला, कि मे बी कभी ले ऑफ आ जाए, कभी ये सब इश्यूज आ जाए। बट एटलीस्ट आपको जितने पैसे मिल रहे हैं महीने में, 75,000 80,000 90,000, एटलीस्ट आप एक तब तक अच्छी लाइफ जी सकते हो, थोड़ा सेव कर सकते यस। हो। बट वही आप 37,000 आपको पर मंथ मिल रहा है पीएचडी में, तो लाइक आप उसमें सेव ही क्या करोगे आप, मतलब आपको सही है। आपके पैसे उतने ही उड़ जा रहे हैं। वही। हम्म। और हम्म, सर आईआईटी के कल्चर में और आईसर हम्म। के कल्चर में, एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कितना डिफरेंस होता है वहाँ पे? क्या
ऐसा होता है जो आईआईटीज में मिलता है, आयशर में मिलता है, जो दोनों जगह नहीं मिल पाता? मतलब एकेडमिक कल्चर में। यस, एकेडमिक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हाँ। हो गई, ऐसा तो क्या डिफरेंस आई होता है? गेस एकेडमिक कल्चर इज काइंड ऑफ सेम दोनों जगहों में। पढ़ते ही क्या? पढ़ना ही आपको है पूरा टाइम, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो आईसे भोपाल में जो लाइब्रेरी होती है पूरी 1:30 तक खुली रहती है। क्लासेस काफ़ी हेक्टिक होते हैं जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो। स्पेशली क्या? सेकेंड थर्ड ईयर में बहुत हेक्टिक हो जाता है आपको। कुछ कुछ लोगों के 9 9 कोर्सेज होते हैं। लैब्स होते हैं, उनमें से 3 4 लैब्स। पूरा दिन आपका लैब में जा रहा है, कोर्सेज में जा रहा है। बट साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी काफ़ी हैं। लाइक हमारे आईसेल भोपाल में काफ़ी सारे काउंसिल्स हैं, क्लब्स हैं। आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हो, डांस हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो। ओके। यहाँ पे आईसेल भोपाल का स्पोर्ट्स फैसिलिटी सबसे बेस्ट है, आई वुड से, सारे आईसेस में। तो एक हमारा ओके। इंटर आईसर और आईआईएससी का स्पोर्ट्स मीट होता है हर साल। उसमें आईसर हमेशा फर्स्ट आया है पिछले 5 6 सालों से, आईसर भोपाल ओके। 5 6 सालों से हमेशा फर्स्ट में आया है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी हैं, लाइक मतलब बहुत सारे एग्जॉटिक स्पोर्ट्स से लेके सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे हैं। मतलब आप जो भी नाम लोगे स्पोर्ट्स का, सब कुछ यहाँ पे है। ओके। तो मेंटेन करना आपको एक आना चाहिए एकेडमिक लाइफ के बैलेंस साथ साथ, करना। बिकॉज आप पूरा टाइम, हाँ, पूरा टाइम आप पढ़ रहे हो तो लाइक वैसे लाइफ चल मूड नहीं फ्रेश सकती। करने के लिए एंड जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वही, गेम प्ले करना। हाँ, या तो आई दोनों आईआईटीज एंड आईएसएस का आई गेस काइंड ऑफ सेम ही है। मुझे इतना आईआईटीज के बारे में इतना ज़्यादा, उनके एकेडमिक कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, बट आई गेस जितना हमारा प्रेशर पूरा चलता रहता है उनका भी चलता है। किसी किसी पॉइंट में दोनों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे आईआईटीज में लास्ट ईयर्स, एंडिंग ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। वही हमारा भी थीसिस टाइम पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है, हमें खुद से सब कुछ करना होता है, ये करना होता है। बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑफ कोर्स एक्सप्लोर अदर थिंग्स। फेस्ट्स होते रहते हैं हर एक टाइप के, लाइक कभी कल्चरल फेस्ट, कभी ये फेस्टिवल्स काफ़ी होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे कल्चर के लोग हैं। तो अभी जैसे अभी करंटली ये हुआ था लास्ट टाइम जो लोहरी वगैरह जान के टाइम पे, ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अभी जो न्यू आने वाला है क्या? ओडिया, ओडिया लोगों का पाना संक्रांति आने वाला है। ओके। राजस्थानी लोग यहाँ पे गंगौर सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स भी काफ़ी होते रहते हैं। बट इन सब के बीच में आपको वही एकेडमिक और इन सबको काइंड ऑफ एक बैलेंस बना के चलना होता है। मतलब आप दिन में 2 3 घंटे भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ रहे हो, डेडिकेटेड होगे, तो मतलब चल ही जाता है। साथ में आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते रहो, को करिकुलर एक्टिविटीज में लेते रहो। तो दोनों को लाइक दोनों आईआईटीज एंड आईआईएस में मैंने जितना देखा है, जितने अपने आईआईटी वाले फ्रेंड्स से मतलब जितना जाना है उनके, उनसे काइंड ऑफ ये सेम ही होता है दोनों कॉलेजेस में। यस सर। मतलब नहीं। सर, हाँ। जैसे फिजिक्स फिजिक्स क्या होती है 11th 12th में स्टूडेंट्स को काफी टफ लगती है। हम्म, मेरे भी क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, वो हाँ। कहते थे यार फिजिक्स काफी टफ है, हम्म, केमिस्ट्री पढ़ने को कोई बोल दे, बायो पढ़ने हाँ। को बोल दे चल जाएगा, बट फिजिक्स नहीं। हाँ। फिजिक्स से लोग इतना डरते क्यों हैं? और आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? क्लास 11th 12th में ऐसा क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि फिजिक्स तो पैशन बन सकता है? तो मेरा एक्चुअली कभी गोल फिजिक्स पढ़ने का था ही नहीं। बहुत फनी चीज़ है, क्योंकि मुझे हमेशा मतलब मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से। तो 11th 12th में जो फिजिक्स था वो थोड़ा हमेशा लाइक डेरिवेटिव बेस्ड पूरा ऐसे होता है, जो हम जेई हाँ, वगैरह के लिए डेरिवेटिव पढ़ते होता है। हैं, ये करते हाँ। हैं। हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि लाइक कुछ कुछ अप्लाइड चीज़ें भी होती है। बट मेरा मोर इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ था, क्योंकि जो मैथ्स हम 11th 12th में पढ़ते हैं वो पूरा अप्लाइड मैथ्स होता है, लाइक पूरा हम लोग यस। इतना वो नहीं करते। बट डिफरेंस हमें समझ आता है जब हम कॉलेज में आते हैं। तो कॉलेज में आने के बाद मेरा मेन गोल हमेशा से मैथ्स में ही कुछ करना था, लाइक मैथ्स में ही अपना बीएसएमएस मैथ्स में क्या? ख़त्म करना था मुझे। बट कॉलेज आने के बाद आपको समझ आता है देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मैथ्स दैट यू स्टडी इन स्कूल एंड द मैथ्स दैट इज देयर अकेडमिया में, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो। तो मैथ्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम कॉलेज में आते हैं। इट्स नो मोर लाइक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है या कोई मतलब डेरिवेटिव इसमें से उसमें डाल देना है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, तुम्हें लंबे लंबे आपको पैराग्राफ्स लिखने होते हैं पूरा एब्स्ट्रैक्ट में उसको एक्सप्लेन करके, पूरा ये करके। सो मैथ्स गेट्स अ बिट टफ, बट people who love it they can enjoy it. So I realized this is not the kind of maths that I really want to do. मुझे मतलब थोड़ा अप्लाइड काइंड ऑफ कुछ करना था, अप्लाइड मैथ्स की तरफ थोड़ा जाना था, तो इसलिए मैंने फिर फिजिक्स की तरफ फिजिक्स चूज कर लिया।
क्योंकि फिजिक्स, इवन दो फिजिक्स भी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव है, बट फिजिक्स में हमें एक अप्लाइड वाला पार्ट भी मिल जाता है, काफी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी मिल जाता है, मैथ्स में भी यस। मिल जाता है। बट वही रहता है कि आपको फिर मैथ्स में काफी एब्स्ट्रैक्ट कोर्सेज करने होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ठीक है जो प्योर बिल्कुल मैथमेटिक्स में जाना चाहता है। हम्म। बट फिजिक्स जो है, तो फिजिक्स कभी चेंज नहीं होता, जो हम 11 12 में पढ़ते हैं वैसा ही उसके बाद यस। अपने मतलब यूजी ईयर्स में भी वैसा ही फिजिक्स आता रहता है। बस आपको क्या है कि थोड़े ज़्यादा फील्ड्स और एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम थर्ड ईयर में क्लासिकल क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब फोर्थ ईयर में जाते हैं तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ले लेते हैं। जिनको थियोरेटिकल फिजिक्स में जाना है वो लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये सारी ओके। चीज़ें ले लेते हैं। जिनको एस्ट्रो में जाना है वो लोग एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी वगैरह ये सब कुछ ले लेते हैं। अब जिन्हें मतलब मेरे ओके। फील्ड में बायोफिजिक्स में जाना है वो लोग सॉफ्ट मैटर फिजिक्स ये सारी कोर्सेज ले लेते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन। आपको सारे कोर्स, या इट्स आपको सारे टाइप के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, लाइक हम्म। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, सारे फिजिक्स सारे कोर्सेज आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, लैब्स सब सारे करते हो। तो स्कूल के टाइम में क्या होता है कि एक आई गेस एक एंजॉयमेंट वाला पार्ट नहीं आता, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट्स इतना ज़्यादा नहीं करते फिजिक्स में। हमारा एक यस। वही मतलब 1 ईयर कैलिपर वगैरह जो हम करते थे 11 12 में, एक सेम काइंड ऑफ चीज रहती है जो कभी आई गेस चेंज नहीं होती। वही एक यस। सेम लैब रहता है जहाँ पे आप जाते हो, सेम एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रिज्म के अंदर से कुछ कर लिया, ये कर लिया। तो एक आपको एक वो नहीं मिलता, एंजॉयमेंट वाला पार्ट नहीं मिलता कि मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो। तो जबकि आईसर्स में क्या होता है कि आपको काफी सारे एक्सपेरिमेंटल काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो अपने मतलब फिजिक्स के पूरे उसमें। फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक काफी सारे लैब्स आप करते हो। पहले आप बेसिक लैब्स करते हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, फिर आप थर्ड ईयर में थोड़े स्पेशलाइज्ड लैब्स करते हो, फोर्थ ईयर में फिर आप कंडेंस्ड मैटर लैब करते हो, न्यूक्लियर लैब करते हो। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे इक्विपमेंट्स आप खुद चलाना सीखते हो। स्कूल में क्या होता था कि आपको ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह टच नहीं करने देते थे, मतलब मेरे स्कूल में तो ये होता यस, था आप रेस्ट्रिक्शंस कि होती हैं। हाँ, हाँ प्रॉफ ही करेगा या मतलब जो हमारा टीचर है वो करेगा, हम्म। या कोई ऐसे करके देगा, है ना। इतना कुछ करने को होता भी नहीं है, जबकि यहाँ पे फ्रीडम आप नहीं होती वहाँ देखते हो पे। इतनी सारे, हाँ जबकि आप कॉलेज में देखते हो इतने सारे मशीन्स होते हैं, ये होते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट की तरफ आपका एक पूरा वो चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, और हाई एनर्जी, तीन पार्ट्स में यस। डिवाइडेड है। तो जो एक्सपेरिमेंट वालों के, तो एक्सपेरिमेंट सबको कराए जाते हैं फोर्थ ईयर तक, फिर फिफ्थ ईयर में कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल वाले पाथ में चले जाते हैं, ओके। कुछ थियोरेटिकल वाले में, कुछ हाई एनर्जी वाले में। तो काफी सारा आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक्सपेरिमेंट्स करने का, और काफी मजा भी आता है आपको करने में, क्योंकि आपका एक ग्रुप बन जाता है 5 लोगों का, 6 लोगों का, जिसमें फिर आप एक साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो मेरा सबसे फेवरेट, जैसे हम PQMS एक हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन पूरा यूज करते हैं, हीलियम गैस पूरा यूज करते हैं, उसको हम खुद से पूरा ट्रांसपोर्ट करेंगे, ओके। सारी चीजें ये सब करते हैं। फिर न्यूक्लियर लैब में आप न्यूक्लियर जो मतलब आइसोटोप्स हैं, ये सब कंपाउंड्स हैं, उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो एक आपको एक ओके। इंडिपेंडेंस मिल जाता है, और आप लर्न करते हो काफ़ी सारी न्यू चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। सेम गोज फॉर अदर थिंग्स लाइक केमिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट्स में भी सेम ही होता है, बायोकेम डिपार्टमेंट में भी। तो वही एक चीज़ है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फील्ड है थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स है। मेरा ज़्यादातर काम पूरा कंप्यूटेशनल है। तो स्कूल में क्या होता है, आपको वही एक बेसिक, आप जो NCERT है वो पढ़ रहे हो, थियोरेटिकल पूरा पढ़ रहे हो, यस। तो आपको एक एक्सप्लोर करने का कुछ जरिया नहीं मिल रहा है। जबकि आप अभी आजकल इतना कुछ ट्रेंड आ रहा है, मशीन लर्निंग, AI इतना कुछ आ रहा है, तो उससे भी आप फिजिक्स में उसको ऐड ऑन करके बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें कर पा रहे हो। तो स्कूल के टाइम्स में वही होता है कि एक काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर में आप हर चीज़ पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा लगता है कि टफ है। जबकि वही सेम चीज़ अगर आप कुछ कंप्यूटेशनल करके मे बी कुछ ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स कुछ पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ को अगर आप एक मतलब प्लॉट करके उसको बना रहे हो मैटलैब से या किसी चीज़ से प्लॉट करके, तो मे बी आपको थोड़ा बेटर वे में समझ आ जाएगा, अगर उतना बोर्ड में आपको वो करके समझ नहीं आ रहा है तो वही एक तरीका होता है आई गेस थोड़ा, मतलब आई डोंट नो अभी स्कूल्स में कैसा चलता है, बहुत टाइम हो गया स्कूल छोड़ के, तो बट आई गेस एक वो इंजॉयमेंट वाला फैक्टर एक लाना चाहिए, ताकि आप इंजॉय करो जो चीज़ को आप पढ़ रहे हो। हाँ, वही। इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों का। हाँ एक इंटरेस्ट आना चाहिए काफी लोगों को फिर, वरना फिर आप वही बोर्ड में आप सेम ही चीज पढ़ा रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसमें आपको इतना कुछ वो मिलेगा नहीं। हम्म। हम्म।
सर अगर आप आज क्लास 11th में होते, जैसे कि आपने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन हाँ किया था, फिर आपने 2 साल प्रिपरेशन की, हाँ। तो क्या आप यदि आप 11th क्लास में तो क्या हम्म सेम करियर पाथ चूज करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं? और आज जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हम्म। मतलब ओके सो आई गेस आई वुड हैव चोजन द सेम पाथ, क्योंकि इसमें मतलब इस पूरे 5 साल बीएसएमएस के जर्नी में मतलब काफ़ी कुछ मुझे एक्सप्लोर करने को मिला, काफ़ी सारे ही क्या? मुझे वो मिले हैं। काफ़ी ऐसे ब्रिलियंट लोगों से बात करने का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं काफ़ी ब्रिलियंट है, आईसीएस के आईआईटीज के, यस तो सर। मतलब जब आप जानते हो सब बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से बाहर से पढ़ के आए हैं, पोस्ट डॉक करके आए हैं, पीएचडी करके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं आपसे बात करने के लिए। स्कूल के टाइम्स में क्या होता है कि आप एक वही सेम चीज़ पढ़ रहे हो, फिर आपको वही डाउट्स वगैरह क्लियर हो, जबकि यहाँ पे आप कोई क्लास में कुछ पढ़ रहे हो तो आप जाके आप प्रॉफ से डिस्कस कर सकते हो 1-2 घंटे। हमारे यहाँ पे सीसीडी होती है, आप प्रॉफ को पूछ सकते हो कैन वी लाइक मीट फॉर अ वाइल एंड देन यू कैन डिस्कस विद द प्रॉफ, वो आपको आइडियाज और देते हैं। आप काफी वेरियस सपोर्टिव प्रोजेक्ट्स टीचर कर होते सकते हैं। हो फर्स्ट सेकंड ईयर में। हाँ काफी सपोर्टिव होता है, काफी ज्यादा आपको खुलने को मिलता है, मतलब काफी सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है, एक्सप्लोर करने को मिलती है। फर्स्ट सेकंड ईयर्स में आप काफी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आगे आपको क्या पसंद आएगा, ये आएगा। काफी फैसिलिटीज काफी सारी हैं यहाँ पे। तो उसके बाद लाइक आपको काफी कुछ और एक्सप्लोर करने को मिलता है। यहाँ पे इंटर्नशिप्स काफी सारी होती हैं बाहर कंट्रीज के लिए, माइटेक्स, क्या? डार्ट, चारपाक। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स काफी होते हैं जिससे आप बाहर लाइक इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हो, कनाडा, फ्रांस, पूरी फंडेड होती हैं। तो उससे आपको और एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो आई गेस आई वुड हैव गिवन द सेम एडवाइस टू माय 11th क्लास सेल्फ की, सेम ही करियर पाथ चूज करना जो अभी मैंने चूज किया है। एंड अभी के स्टूडेंट्स को भी आई वुड से द सेम थिंग कि एक्सप्लोर करो, आप जब स्कूल टाइम में हो रिसर्च और अपना करो, इंटरेस्ट बात डेवलप करो। करो। हाँ अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। आई गेस टॉकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू न्यू पीपल, लाइक जो ऑलरेडी आईसीएस में, आईआईटीज में, उनसे आप बात करो कि कैसा लाइफ चल रहा है, कैसा ये चल रहा है, तो ओके। ताकि आपको थोड़ा और पता चले कि मुझे भी ये करना है या नहीं करना है। ओके सर, आपने फिजिक्स के साथ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोलॉजी जैसे हम्म एरियाज में भी काम किया है। ये क्यूरियोसिटी कैसे हम्म। डेवलप हुई सर, और आप कैसे तीनों को बैलेंस करते हैं? तो मेरा पहले हमेशा से, मैंने जैसे पढ़ा, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था। तो जब मैं मैथ्स कर रहा था, बट मुझे कभी प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स नहीं करना था, मुझे कुछ उसके अंदर कुछ डेटा साइंस यूज करके करना था। तो हमारे यहाँ पे डेटा साइंस का डिपार्टमेंट है इस समय। और जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो आप सारे कोर्सेज पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। तो उसको आप प्री मेजर बोलते हो। तो मेरे 3 प्री मेजर्स थे, फिजिक्स, मैथ्स और डेटा साइंस। तो तब मैंने डेटा साइंस में ये डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिग्नल एंड सिस्टम, मशीन लर्निंग वगैरह ये सब कुछ पढ़ा था। तो पढ़ के मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया था, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई टू डू समथिंग जो कि मैथ्स और डेटा साइंस को ऐसे मिक्स करके कुछ हो। तो टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस एक होता है चीज़, टोपोलॉजी फील्ड के अंदर जब आप डेटा एनालिसिस टोपोलॉजी में करते हो, तो उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो, काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उस वे में मैंने ये किया था। फिर उसके बाद जब मैंने फिजिक्स चूज कर लिया था, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग है जो काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल। हर चीज़ में आजकल लोग क्वांटम यूज़ करते ही करते हैं, तो थोड़ा मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग में भी थोड़ा किया काफ़ी टाइम। और मेरा लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि क्वांटम में ही कुछ करना था। बट फिर मैंने कोर्स, जब सॉफ्ट मैटर फिजिक्स का कोर्स लिया था अपने मतलब आईसर में, तो मुझे पॉलीमर्स की तरफ थोड़ा और इंटरेस्ट आ गया। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ बहुत बिल्डअप बिल्डअप होके आप एंडिंग में चूज करते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे पहले मुझे टोपोलॉजी में कुछ करना था, उसके बाद से क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ करना था, उसके बाद मैंने बायोफिजिक्स के ये सब कुछ पढ़ा, तो मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो अभी जैसे फिलहाल जैसे मेरा काम सॉफ्ट मैटर और बायोफिजिक्स में है। मेरा काम ऐसे तो हमारा काम बायोलॉजिकल, मतलब हम लोग जो बायोलॉजिकल डेटा है उसमें काम करते हैं, उसमें फिजिक्स एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ईस्ट होता है, सिंपल ईस्ट मटेरियल जिसको एस यस। बॉम्बे कहते हैं। तो वो हमारा एक बायोलॉजिकल एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग उस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, उसमें पॉलीमर, उस पे हम पॉलीमर डायनामिक्स करते हैं। तो मतलब हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन होता है, उसका स्ट्रक्चर पॉलीमर से बिल्कुल सेम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्यूटेशनली पॉलीमर डायनामिक्स यूज करके उस सेल को स्टडी करते हैं।
तो उसमें फिजिक्स वाला पार्ट आप जैसे पूछोगे कहाँ पे, तो हम फोर्सेस वगैरह पूरा स्टडी करते हैं। हम्म। पॉलीमर फिजिक्स पूरा स्टडी करते हैं कि लाइक कैसे हम लोग लाइक अगर फोर्स थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ होगा। तो बेसिकली हम एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि सेम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मैच करता है, फिर उसको हम पूरा स्टडी करते हैं। तो इट्स काफी लाइक, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्टडी ऑल दोस थिंग्स। एंड आजकल इतना लाइक मशीन लर्निंग और एआई इतना ज्यादा आ गया है, तो आप काफी सारे एमएल के टूल्स, ये सब टूल्स वगैरह यूज करके भी उसको और एनहांस कर सकते हो। सो लाइक दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज टाइप ऑफ फील्ड्स। एंड ओके। अभी फिलहाल मेरा लॉन्ग टर्म प्लान भी वही है कि मैं इसी फील्ड में ही काम करूँ आगे, कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स में ही। और मतलब जो मेरे करंटली पीएचडीज के इंटरव्यूज वगैरह भी चल रहे हैं, वो सेम सिमिलर फील्ड्स में ही हैं। तो वही। ओके सर, रिसर्च में मेरे टाइम से क्या होता है कि 80 to 90% चीजें आप काफी टाइम हम्म मतलब इन्वेस्ट करते हो, फिर मेरे टाइम से क्या होता है वो फेल हो हम्म, जाती हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हाँ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, काफी टाइम होता है ये तो, हर लाइक एक कॉमन चीज है जो मतलब आप एक हाँ, रिसर्च रिसर्चर में हो ऐसा तो होता आपके है। लिए कॉमन चीज है। हाँ। तो कभी कभी तो मतलब पहले के टाइम, पहले जैसे जो मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे, तो वो क्या था कि वो कोर्सेज के साथ साथ आप करते हो। फोर्थ ईयर तक आपके कोर्सेज होते तब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो, उसमें थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं तो ठीक है, मैनेजेबल है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स क्या है कि वो आपके खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। आपके ऐसे अकेडमिक उसमें कुछ आपके मतलब जो एक्चुअल अकेडमिक मतलब सीपीआई वगैरह उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपके खुद के प्रोजेक्ट है उसमें कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो यू कैन मैनेज इट, यू कैन, तुम उसको थोड़ा, आप थोड़ा उसको टाल सकते हो कि हाँ मैं बाद में करूंगा, अभी पढ़ लेता हूँ। बट थीसिस ईयर में क्या होता है, जैसे अभी फिफ्थ ईयर पूरा थीसिस ईयर होता है, तो आपका थीसिस जो है वही आपका रिसर्च, आपका सब कुछ है, पूरा आपका उसी पे पूरा बेस्ड है। तो मैंने जब ये बायोफिजिक्स का मैंने पढ़ना शुरू किया था, इसी ईयर शुरू किया, फिफ्थ ईयर में कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स स्टार्ट किया। तो मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, मॉलिक्यूलर सिमुलेशंस पहले पढ़ा। फिर उसके बाद कैसे ये सब कुछ कुछ काम करता है। सी प्लस प्लस मुझे नहीं आता था, क्योंकि हाँ। इतना ज़्यादा सी मुझे थोड़ा बहुत आता था, पाइथन और जावा आता था। तो मेरा जो पूरा काम है सी प्लस प्लस में ही होता है। सी प्लस ओके। प्लस में हम करके फिर उसको सिमुलेशंस चलाते हैं हम अपने कंप्यूटर्स में, या फिर हाई पावर कंप्यूटिंग चिप्स में चलाते हैं। उसके बाद हम उनको विजुअलाइज करते हैं। तो तो वही प्रॉब्लम था, क्योंकि एक तो मुझे कोडिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस नहीं आती, तो और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं अभी 3 महीने तक सी प्लस प्लस सीखूँ, तो साथ साथ में ही रिसर्च करते करते ही आई वाज मतलब यूजिंग दिस, थोड़ा हेल्प लेके अपने मतलब अपने लैब वालों से हेल्प लेके या फिर अपनी प्रोफेसर से हेल्प लेके। तो बीच बीच में होता था काफी टाइम, लाइक आप जैसे जो पहले मॉडल लिख रहे हो, उसका जो आप जिस सिमुलेशन को चलाना चाहते हो उसका आप मॉडल लिख रहे हो, फिर आप उसको कर रहे हो, तो कभी कभी छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं सी प्लस प्लस में, कि कहीं कहीं पे कोड में आपका कुछ, आपने कुछ गलत लिख बग्स दिया। आ जाते फिर हैं। आपको उसको, हाँ उसको आपको पूरा ढूंढो कहाँ पे क्या बग्स आया, ये आया, तो उस वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाता था। फिर सिमुलेशन आप चला रहे हो, सिमुलेशन चलाने के बाद आप जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका ऐसा एक काइंड ऑफ विजुअलाइज होगा पॉलीमर, तो वो आउटपुट। भी काफी टाइम्स नहीं आता था। हाँ, आउटपुट आपका काफी टाइम्स नहीं आता था वैसा। तो काफी टाइम लगता था, जैसे मुझे मतलब जितने अभी मैं जब थीसिस लिख रहा हूँ तो मेरे कि जितने भी प्लॉट्स हैं, 10-11 प्लॉट्स हैं, बट वो एक ही प्लॉट को मुझे लाने के लिए कुछ 15-20 दिन लगे, मतलब बार बार सिमुलेशन को चला के रात भर ऑन करके रखो उसको, रात भर ये करके रखो। कभी कभी थोड़ा ऑब्जर्व करो। फ्रस्ट्रेशन भी, हाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। कभी कभी, हाँ थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी हो जाता था, बट वही है, दैट इज द काइंड ऑफ ब्यूटी ऑफ रिसर्च की, लाइक यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फेल, बट यू विल हैव टू स्टार्ट इट ओवर अगेन एंड अगेन। उसमें क्या हाँ। होता है कि काइंड ऑफ आपको पता भी चलता है, आप और स्टडी करते हो। जैसे मैंने बोला मुझे सी प्लस प्लस नहीं आता था, तो बार बार बग्स ढूंढते ढूंढते कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, मुझे और पता चला कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा, लाइक ऐसे करने से मोस्टली हमारा ऐसे चलने वाला है। तो उससे आप थोड़ा, तो इट्स लाइक फेलियर इज मोर लाइक स्टडिंग मोर स्टफ। सो आप जितनी बार फेल होता है आप उतनी बार और ज्यादा आप पढ़ रहे हो चीजों को, आप उतनी ज्यादा और स्टडी कर रहे हो, कि अगली बार जब आप वापस अपना एक्सपेरिमेंट रन करोगे, सिमुलेशन रन करोगे, तो आपको याद रहेगा कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं करनी, ये सब चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। तो और वो एक आपके अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखता है, कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था करना थीसिस, तब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था एक नॉर्मल सिमुलेशन चलाने में। बट वही सेम चीज़ अभी मैं झट से मतलब चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, इतना ज़्यादा उसको चीज़ को कर लिया। तो वही है कि आप एक चीज़ को करते 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 एरर आपका आएगा, ट्रायल एंड एरर से ही करते करते आपको मतलब सीखोगे। तो दैट्स लाइक द कोर थिंग ऑफ रिसर्च, कि ये तो आपका मतलब चलते ही रहेगा।
एक्सपेरिमेंटल वालों का और टफ होता है, क्योंकि वो लोग रात भर एक एक्सपेरिमेंट को चला के जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जो बायो वाले फ्रेंड्स हैं, वो लोग कुछ सेल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, वो लोग सेल्स को चला के या सेल्स को कुछ ऐसे रख के जाएंगे, कल आके देख रहे हैं कि वो सेल्स डेड हो गए, तो उनको वो एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक हर फील्ड में वही सेम चीज चलती रहती है। ये सर आप जैसे बता रहे थे कि आपका कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आपने कैसे सी प्लस प्लस सीखी, वो आप थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो द थिंग इज कि लाइक कोडिंग इज काफी इम्पोर्टेंट आज के टाइम में। तो मतलब चाहे आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग हो गया या मतलब अब हमारे यहाँ पे साइंस में भी, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट के, बायो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया, तो एक बेसिक कोडिंग जो है आपको आना ही चाहिए। क्योंकि हर फील्ड में मतलब अभी ऐसा टाइम चल रहा है जब एवरीथिंग इज वेरी कंप्यूटेशनल, चाहे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या थ्योरी कर रहे हो। तो क्या होता है कि आपके जो आउटपुट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो काफ़ी चीज़ों में कोडिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो मेरा जो फील्ड है दैट इज़ तो पूरा ही कंप्यूटेशनल। तो हाँ। हम लोग सी प्लस प्लस में इसलिए करते हैं बिकॉज सेम, क्योंकि सी प्लस प्लस मोर कंपैटिबल होता है। हम लोग जो सिमुलेशंस रन करते हैं, सेम सिमुलेशंस अगर हम पाइथन में कोड करके करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट सी प्लस प्लस में थोड़ा कम टाइम लेता है, क्योंकि थोड़ा कंपैटिबल होता है, थोड़ा एफिशिएंट होता है। हाँ। तो आई थिंक दैट इज अ थिंग कि आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू स्टडी को लाइक टू लर्न कोडिंग, एटलीस्ट पाइथन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि प्लॉट्स जनरेट करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए काफ़ी हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही लाइक बायो वाले हो गए, उनको आर, मैटलैब आर वगैरह। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैटलैब। इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी तो हाँ ज़्यादातर मतलब आजकल, हाँ, तो ज़्यादातर आजकल लाइक काफ़ी ये है, काफ़ी सारी चीज़ें, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ये हैं, सब बहुत कुछ है सीखने के लिए। एआई से आप खुद सीख सकते हो, ट्रायल एंड रन करके, तो वही। बेसिक स्किल बन जाएगी फ्यूचर में, जैसे इंग्लिश अभी मैंडेटरी हो गया, क्या कोडिंग भी ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में? कि फ्यूचर का तो पता नहीं, बट आई गेस अभी तो थोड़ा है काइंड ऑफ ऐसे मैंडेटरी, डिपेंड करता है कौन से फील्ड में मतलब आप काम कर रहे हो, क्या चीज़ में काम कर रहे हो। तो but as a app but like coding is kind of very important in today's time, because जितना जितना एआई जितना ग्रो कर रहा है, उतना आपको भी उतना थोड़ा बहुत आना चाहिए टाइम के साथ साथ। जैसे मैंने अभी अपने भाई को देखा था, जो जब वो लाइक 8th या 9th क्लास में था, तो तभी से उनको हाँ। एआई एंड कोडिंग वगैरह पढ़ाई जा रही थी, जो सेम चीज़ हम लोग को 11th 12th में पढ़ाया गया था। तो आई थिंक स्कूल्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काफ़ी यंग एज से बच्चों को ये सब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज लाइक व्हाट आई सेड, लाइक एज आई सेड कि एआई इज emerging a lot, so you have to stay up with the trend, stay up with the emerging field. तो yeah, coding is very important, and I guess फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाएगी। सर आपका मास्टर्स थीसिस म्यूटिक क्रोमोसोम डायनेमिक्स पर है, राइट? स्टूडेंट्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में सर समझाइए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं आप। हाँ, सो म्यूटिक क्रोमोसोम डायनामिक्स बायो वालों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। म्यूसिस क्या होता है, जब हमारे लाइक बॉडी में सेल डिवीजन होता है, तो दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस एंड ठीक है। मेयोसिस। सो जो हमारा काम है वो मेयोसिस की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। तो मेयोसिस में काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। उनमें से एक फेज में क्या होता है कि तो हमारा जो काम है वो एस पॉम्बे पे है, जिसका पूरा बायोलॉजिकल नेम होता है सिग्रोमाइसिस पॉम्बे। तो एस बॉम्बे जो होता है एक सिंपल काइंड ऑफ ईस्ट होता है, ईस्ट जो हम मतलब पढ़ते हैं। तो हम जब वैसे दो सेल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो एक काइंड ऑफ होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है, और उस चीज़ का एक हॉस्टाइल मूवमेंट आ जाता है। तो उसमें काफ़ी सारे मतलब एक एक काइंड ऑफ एक क्रोमोसोम का एक लेयर जैसे आ जाता है, क्रोमोसोम्स काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगते हैं। और ये होता है मेयोसिस के टाइम, जैसे मैंने बोला सेल अच्छा। डिवीजन में मेयोसिस एंड माइटोसिस होता है, ये मेयोसिस के टाइम ये चीज़ होती है। तो जो वो दो क्रोमोसोम्स मूव करने लग जाते हैं, एक मूवमेंट जैसा बनाने लगते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम उसी मूवमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू पॉलीमर्स। क्योंकि क्रोमोसोम्स और पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, एंड पॉलीमर्स को हम लोग कंप्यूटेशनली बना सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। यस। इसमें तो हम लोग जो लोग फिजिक्स में ही काम करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, वो लोग इसी चीज को पॉलीमर्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें अलग अलग फोर्स वगैरह डिविएट करते हैं, ये करते हैं, फिर अलग अलग प्लॉट्स बनाते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि अगर इतनी फोर्स बढ़ रही है
अगर एक्टिव फोर्स इतना बढ़ रहा है तो पुलिंग फोर्स इतना कितना बढ़ना चाहिए, हम अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगाते हैं, इसको आर्टिफिशियली पूरा रन करते हैं। उसी वे में आर्टिफिशियली हम इन सिमुलेशंस को बनाते हैं जिस वे में एक्चुअली बायोलॉजिकली वो होता है। जितना हम बायोलॉजिकली मतलब जितना उससे रिलेट कर सके उतना रिलेट करके हम इन चीज़ों को आर्टिफिशियली स्टडी करते हैं। तो काइंड ऑफ काफ़ी इमर्जिंग थिंग है ये। इसमें अभी तो अभी फिलहाल मेरा काम हो गया है, बट मैं कुछ मशीन लर्निंग वगैरह कुछ यूज़ करके थोड़ा और इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी न्यू न्यू चीज़ें जो एमएल में आ रही है, तो उनके थ्रू मैं थोड़ा और स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एमएल जब हम इन चीज़ों में एमएल वगैरह यूज़ करने लगते हैं, कुछ कुछ अलग अलग एल्गोरिदम्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप से स्टडी करते हैं, तो क्या होता है कि हमें एक चीज पता चल जाती है, काइंड ऑफ कनेक्शन बन जाता है सिमुलेशन और मशीन लर्निंग के बीच में। यस। क्योंकि फिर आप जब एमएल करते हो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब आप एक एक्सपेरिमेंट एक चीज रन कर रहे हो, वही चीज आप एमएल को यूज करके बहुत सारे डेटा को स्टडी करके आप एक चीज को ऐसे पता लगा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि हाँ इतने सिमुलेशन में मेरा इतना रन आया, वही एमएल स्टडी करके आई कैन फाइंड आउट कि इस एफिशिएंट पॉइंट पे मेरा रिजल्ट इतना बेस्ट आया, इतना आइडियल या इतना ऑप्टिमल आया। तो अगली बार जब मैं वापस सिमुलेशन करूंगा तो उसी पॉइंट से उसी पॉइंट उसी पैरामीटर्स वही सारे पैरामीटर्स यूज करूंगा जो मैंने एमएल के थ्रू स्टडी करके फाइंड आउट किया कि एक आइडियल या ऑप्टिमल काइंड ऑफ है। ओके। तो बेसिक मतलब लैंग्वेज में ये मतलब है जो मेरा मतलब थीसिस जो चल रहा है। सर आपने आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर पर न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके क्वांटम प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट? एक्सपेरिमेंट्स लिए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला और ये फील्ड हम्म। स्टूडेंट्स के लिए कितनी एक्साइटिंग है? तो ये काफी ज्यादा ही एक्साइटिंग फील्ड है। इससे आपका दोनों इंडस्ट्रियल और एकेडमिया दोनों की तरफ आपका मतलब एक जो है पाथ खुल जाता है ज्यादातर इंडस्ट्रीज की तरफ। तो काफी सारे लोग होते हैं जो इंडस्ट्रीज में जाके अपना पीएचडी वगैरह या अपना बाकी सारी स्टडीज करते हैं। तो आई बी एम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लाइक काफी ज्यादा ग्रोइंग आजकल के टाइम पे, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक फील्ड है जो काफी ज्यादा यस ग्रो सर। करता है, काफी कुछ उसमें काम हो रहा है। काफी सारे कंपनीज हैं, काफी सारे मतलब न्यू जो स्टार्टअप्स वगैरह खुल रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो आई वुड सजेस्ट, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, इंटर्नशिप किया था इसी चीज़ में, जिसमें मैंने ऐसे क्वांटम मैनी बॉडी जो एक होती है एक चीज़, तो उसको मैंने उस फील्ड को मशीन लर्निंग के थ्रू स्टडी किया था। डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स निकाले थे, डिफरेंट डिफरेंट अंदाज के टाइम पे क्या क्या होता है, क्या क्या ये होता है, वो सब कुछ निकाला था। So, but for students who want to go into industry through research and stuff, for them it is very exciting and very like emerging because अभी हमारे आईसीआर में भी ऐसी कंपनीज आती है जो क्वांटम मशीन लर्निंग में इन सब चीज़ों में काम कर रही है, वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग वाले मतलब बच्चों का इंटरव्यूज वगैरह लेती हैं। तो उनके लाइक ऐसे उनकी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा सैलरीज वगैरह अच्छी देते हैं उनके मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को उनको भी मिलता है। तो इफ़ समवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन दैट फील्ड दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल एंड काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जहाँ से रिसोर्सेज भी हैं जहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। सर आपने आईएसआई कोलकाता में भी हम्म। टोपोलॉजिकल डेटा हाँ। एनालिसिस पर रिसर्च की है। सर वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला? वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था और ये फील्ड कैसे बायोलॉजी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में हेल्प करती है? सो मतलब आईएसआई कोलकाता इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स हमारे मतलब इंडिया का, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट यस भी सर। है, काफ़ी यस ज़्यादा सर। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट प्रेस्टिजियस है। इंस्टीट्यूट है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि एक दिल हाँ एक दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, एंड कोलकाता वाला इज द ओल्डेस्ट एज मच एज आई रिमेम्बर। सो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप जो की थी मतलब अपने एक प्रॉफ के थ्रू की थी, कोड मेल करके। तो जैसे मैंने बोला था मेरा मैथ्स में पहले इंटरेस्ट था, टोपोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ फील्ड वेयर इन स्टडी होमोलॉजी, परसिस्टेंट होमोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज इन सब के एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है, बायोलॉजी में, अर्थ साइंस में, ओशियानोग्राफी में। तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ही अलग था, काफ़ी अच्छा था। वहाँ का जो कैंपस है, थोड़ा छोटा सा कैंपस है बट काफ़ी पुराना सा एक हिस्टोरिकल काइंड ऑफ प्लेस है। वहाँ पे आप जब जाते हो तो लाइक सब ऐसे कुछ कुछ मैंने फोटोज़ वगैरह देखी थी जो कि
सीवी रमन की, काफी पुराने पुराने हम्म, साइंटिस्ट की ऐसे काफी फोटोज जो सारी जो वहाँ पे आए मेमोरीज हैं, उन्होंने टॉक्स स्टोर दिए, कर किया पढ़े हुआ है हैं। वो अपने पास एंड इंडिया के। हाँ, काफी सारी मेमोरीज है। हाँ, उनके इट्स लाइक उनकी बिल्डिंग्स काफी पुरानी है, बट इट्स लाइक काफी एक ऐसे हिस्टोरिकल वाला थिंग काफी फील होता है वहां पे जाके कि हाँ, पे काफी हम्म, ऐसी जगह में हो। तो और जो मेरे प्रॉफ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, काफ़ी ऐसे थे, मतलब बिकॉज मैं बंगाली हूँ, तो वो भी प्रॉफ भी बंगाली थे। तो एक काइंड ऑफ एक पर्सनल वाला फीलिंग भी आ जाता है। टच बन गया, वो पर्सनल टच। बेस्ड भी ऐसी जगह में, हाँ, एक वो आईएसआई कोलकाता बेस्ड भी ऐसी जगह में जो कि काफ़ी सुंदर सी जगह है, बरानगर करके। हाँ तो एंड जो मेरा काम था, मैंने उसको लाइक बाद में इतना ज़्यादा उसमें वापस काम नहीं किया, उसको वहाँ तक छोड़ दिया था। बट अगर कोई अप्लाइड मैथ्स में, कोई टोपोलॉजी वाले फील्ड में कुछ कंप्यूटेशनल करना चाहता है, तो आई वुड से टीडीए जो है वो एक काइंड ऑफ फील्ड है जहाँ पे वो जा सकता है, जहाँ पे वो और एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर कोई ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहता है तो। एंड आईएसआई इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वेर यू कैन डू इट, बिकॉज उनका एक पूरा अलग से मैथ, पूरा जो उनका सबसे बड़ा वाला जो डिपार्टमेंट, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का ही जो डिपार्टमेंट है, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा डे टू डे ट्रेंडिंग इमर्जिंग थिंग्स में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं कि लाइक पुरानी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स की कोई पुरानी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ क्या होगा कि हम अगर अभी की कुछ चीज़ को ऐड करके उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि वी शुडंट काइंड ऑफ ऐड computational stuff with our old stuff. They want to study the like old stuff and everything. But if you try to add something computational into something, you can see कि बहुत नए रिजल्ट्स आते हैं, काफी नॉवल थिंग्स आती है जो हमेशा ऑफ कोर्स सही नहीं होंगी, बट एटलीस्ट आप उस पर काम कर करके आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन वेज में आईएसआई काफ़ी अच्छा है। आईएसआई के खुद के प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं उनका, लाइक इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मास्टर्स का इकोनॉमिक्स में एक प्रोग्राम होता है मास, और एक उनका एक काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव एमबीए प्रोग्राम भी होता है आईआईटी खड़गपुर के साथ शायद है। तो जहाँ पे अब कुछ टाइम आईएसआई में, आईआईटी खड़गपुर में कुछ, फिर एक आईआईएम में भी होता है। तो क्या। काइंड ऑफ उनके प्रोग्राम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो अगर कोई उसमें भी जाना चाहता है तो आई वुड से उसका काफ़ी अच्छे से रिसर्च करो। उनके एग्जाम्स अभी होते हैं मई जून के टाइम पे आईएसआई में जाने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज रिसर्च अबाउट देम ऑल्सो। क्या। तो ये था पार्ट वन हमारे कन्वर्सेशन का शैंतन मंडल के साथ। अगर आपको समझना है क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, आईसर में प्लेसमेंट्स का रियलिटी क्या है, और आईसर के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, तो पार्ट टू जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट टू में डीप डाइव के साथ। थैंक्स।